सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक हाई क्लास लेविस बिल्डिंग में रह रहे हैं एक कॉन्वेंट फैमिली को दिखाकर होती है, जिसमें हस्बैंड का नाम रिची एंड उसकी वाइफ का नाम हंटर होता है। जो कि इस कपल की शादी बेसिकली अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी। रिची जो कि वो एक हाई क्लास से वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, जो कि इस फैमिली का कोई मैनहट्टन कॉर्पोरेशन नाम का कोई बिजनेस था। रिची वो नेक्स्ट वीक अपने फादर की जगह लेते हुए, जिनका नाम एंड्रू था, कंपनी का सीईओ बनने वाला था। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए मिस्टर एंड्रू एंड उनकी पूरी कॉन्वेंट फैमिली एकजुट होके रिची के सीईओ बनने की खुशी में साथ में डिनर करते हुए पार्टी वगैरह कर रहे थे। बट अब वहीं ऑन दी अदर हैंड हम बात करें रिची की वाइफ हंटर के बारे में, तो ये इसके हस्बैंड के तरह किसी रिच फैमिली से बिलोंग न करते हुए हंटर वो एक छोटी सी लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। तो इस अपसेटलिंग बात को देखते हुए रिची, जो कि वह हंटर से ये चाहता था कि ये घर रहते हुए अपने लोअर क्लास से एट्रीब्यूट्स को भूलकर टीवी के अंदर आ रहे कुछ एक्सक्लूसिव हाई क्लास शोज वगैरह को देखते हुए, जो कि मोस्टली अमीर फैमिलीज के शोज होते थे, हंटर उनको देखते हुए ये सीखे कि टीवी के अंदर चल रहे उन प्रोग्राम्स के अंदर लोग कैसे बैठते थे, कैसे बात करते थे, उनके कपड़े पहनने का तरीका कैसा था, वो लोग खाना कैसे खाते थे। ये सभी ही चीजें हंटर उन टीवी प्रोग्राम्स को देखकर सीखे, ताकि रिची वो जब कभी भी हंटर को लेकर किसी कंपनी के चैरिटी शो या फिर डिनर वगैरह के लिए लेके जाए, तो हंटर वो सेम उन्हीं टीवी प्रोग्राम्स में दिखाए गए लोगों की तरह कहीं ना कहीं उनके एट्रीब्यूट्स को फॉलो करे। बिकॉज अगर हंटर वो ऐसा नहीं करती तो जैसा कि मैंने आप सभी को मूवी की स्टार्टिंग में बताया कि कॉन्वेंट फैमिली काफी वेल्दी फैमिली थी, तो ये बात रिची के सभी ही रिलेटिव्स यानी कि उसके अंकल आंटी एंड कजन्स वगैरह के बीच में एक्सपोज हो जाती कि हंटर वो किसी रिच फैमिली से न होकर किसी लोअर बैकग्राउंड से थी। जो कि ये बात रिची किसी भी हालत में एक्सपोज होना नहीं देना चाहता था कि उसकी वाइफ किसी छोटी मोटी फैमिली से थी, जो मे भी रिची के लिए एम्बेरेसिंग हो सकता था। तो बस इन्हीं ही कारणों से रिची वो अपनी वाइफ को हाई क्लास फैमिलीज के अकेले घर बैठकर टीवी प्रोग्राम्स देखने के लिए कहता था, ताकि वो उनसे रहने करने का तरीका सीखे। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत तब आ जाती है कि हंटर वो अपनी शादी के बाद से ही अपने पति रिची की तरह जॉब न करते हुए घर बैठकर उन टीवी प्रोग्राम्स को देखते देखते एंड अपनी इस चल रही अनसेटलिंग लाइफ को देख कहीं न कहीं इतना ज्यादा इमोशनल होकर हंटर वो डिप्रेशन में चली गई थी कि वो उन टीवी प्रोग्राम्स को देखकर कुछ सीखने की बजाय उल्टा उसके अंदर एक अजीबी काइंड ऑफ आदत आ जाती है, जो कि वो और कुछ नहीं बल्कि सरप्राइजली नगलने की होती है। अब ये किस तरीके की आदत थी जो कि हंटर ने घर बैठे बैठे अपने आप से ही रेलेवेंटली सीख ली थी। तो आइए इस बारे में अच्छे से देखकर अब मूवी में आगे चलकर फिगर आउट करते हैं विद इस मूवी के कुछ फैक्ट्स के साथ। तो सीन अब सीधा रात को रेस्टोरेंट के अंदर डिनर नाइट के ऊपर फोकस होता है, जहाँ पर रिची वो अपने मॉम डैड एंड हंटर के साथ आकर एक छोटा सा फैमिली डिनर ही कर रहा था। तो तभी ही डिनर करते वक्त हंटर जिसके ठीक सामने एक बर्फ से भरा हुआ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, एक गिलास देखने को मिलता है। तो जिसे देख हंटर, जिसको पता नहीं क्या हो गया था, वो उस गिलास को अजीब तरीके से देखते हुए तुरंत ही उसको उठाकर उसके अंदर से एक नहीं बल्कि दो बर्फ के क्यूब्स निकालकर रिची और उसके मॉम डैड के सामने ही उनको एकदम से नकल जाती हैं, जो कि काफी अजीब था। बट ठीक सामने ही बैठे हुए मिस्टर एंड मिसेस कोवर्ट एंड रिची वो तीनों ही फिलहाल के लिए हंटर की इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते। लेकिन बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि चीजें अभी बहुत ज्यादा अजीब होने वाली थी। नेक्स्ट डे अपने घर के अंदर हंटर अकेले में काउच पर बैठकर कुछ किताब वगैरह ही पढ़ रही थी। तो तभी ही अचानक से हंटर वो एकदम से खड़ी होते हुए पास में ही पड़े हुए टेबल के ऊपर एक छोटे से मार्बल से भरे हुए बॉक्स को देख तुरंत ही उसमें से एक मार्बल को निकालकर अजीबी तरीके से उसको देखते हुए सेम लास्ट नाइट के तरह ही हंटर वो उस मार्बल को बिना कुछ सोचे समझे नकल जाती है। तो जहाँ पर उस मार्बल के ऐसे नकलते ही हंटर उसको अनसेफ फील होने की बजाय उल्टा शॉकिंगली अंदर ही अंदर काफी अच्छा फील हो रहा था, जो सीरियसली काफी चौंका देने वाली बात थी। क्योंकि आमतौर पर इंसानों के इतने मोटे मार्बल के निकलते ही उसके गले में अटकने के कारण एट द मोमेंट की मौत हो जाती है। बट हंटर वो तो अभी भी सही सलामत थी, क्योंकि अभी इसके चीजों को निकलने का सिलसिला अभी इधर ही खत्म नहीं होता। बिकॉज अभी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि हंटर नगलने वाली थी। तो सीन अब सीधा इसे ही इंटेंशन के साथ घूमकर एक बार फिर से रिची के ऑफिस जाने के बाद हंटर के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर हंटर वो हर एक काम दिन के तरह ही अपने कारपेट को ही वैक्यूम कर रही थी।
तो तभी ही वैक्यूम करते वक्त उसको ब्रशेस के अंदर एक थंब स्टिक फंसा हुआ दिखता है। तो जिसे देख हंटर वो उसको इमीडिएटली निकाल कर उस थंब स्टिक को अजीब तरीके से देखते हुए सेम आइस क्यूब एंड मार्बल की तरह ही हंटर वो बिना कुछ सोचे समझे उस स्टिक को भी एकदम से उसको भी नगल जाती है। वेल अब आप सभी ही सोच रहे होंगे कि हंटर के प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसके पेट के अंदर जो वो नकली हुई चीजें थी वो आखिर में बाहर कैसे आती थी। तो अभी के लिए आप सभी ही बस इतना ही जान लीजिए कि जो भी चीज जो सर्कुलर थी जैसे कि मार्बल्स या बैटरीज, उनको हंटर अपने बाथरूम में जाकर अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हुए बेसिकली टॉयलेट सेट के ऊपर बैठकर अपने एस में हाथ डालकर जैसे तैसे उन मार्बल्स एंड बैटरीज को खींचकर बाहर निकाल लेती थी। बाकी अब रही बात थंब स्टिक एंड मेटल जैसी चीजें जो कि सर्कुलर नहीं होती थी, तो वो चीजें कैसे बाहर आती थी, तो इस बारे में तो आप सभी को बहुत ही जल्द अभी मूवी में आगे देखकर पता चल जाएगा। तो बाय द वे जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हंटर जो कि वो प्रेग्नेंट थी वो रिची के साथ हॉस्पिटल में आकर सोनोग्राफी करवाने के लिए ही आई थी। तो तभी ही सोनोग्राफी करते वक्त डॉक्टर एंजेला को शॉकिंगली हंटर के पेट के अंदर बहुत सारी मेटल की चीजें देखने को मिलती हैं। तो जिसे देखते हुए डॉक्टर एंजेला वो हैरान होते हुए तुरंत ही हंटर को ऑपरेशन थिएटर के अंदर भिजवा देती हैं ताकि उसके पेट के अंदर जितनी भी मेटल वाली चीजें थी वो उनको इमीडिएटली निकाल सके हंटर के पेट में पल रहे बच्चे के मरने से पहले। तो समहाउ कई घंटे के ऑपरेशन करने के बाद हंटर के पेट के अंदर से सभी ही एक एक कर मेटल की चीजें के निकलती ही रिची वो हंटर को घर लाते ही उस अनसेटलिंग मैटर के बारे में बुरी तरीके से लड़ाई करते हुए घर के अंदर जितनी भी छोटी मोटी मेटल की चीजें थी जैसे कि बैटरी स्पिन्स या मार्बल वगैरह को एक कचरे के डब्बे के अंदर भरकर उनको बाहर फेंक देता है ताकि हंटर वो दोबारा से आगे ऐसी हरकत ना कर सके। लेकिन अब रिची कितना कुछ करने के बाद भी क्या हंटर अपनी इससे निकलने की आदत को भुला पाएगी कि भी नहीं, तो आइए इस मैटर के बारे में लास्ट एंड फाइनल बार अच्छे से देखते हैं। वेल घर के बाहर बागीचे के अंदर हंटर वो नॉर्मली अपने गार्डन की गार्डनिंग ही कर रही थी, जो कि इसने अपने ऑपरेशन के बाद से ही अब तक किसी भी मेटल वाली चीज को नहीं नगला था और न ही वो चीजें अब इसके घर में मौजूद थी क्योंकि उनको तो रिची ने फेंक दिया था। तो अब एग्जैक्टली इसी ही बात को देखते हुए हंटर जो कि अब इसको किसी चीज को बहुत ही तेज के नगलने की अर्ज हो रही थी, हंटर वो इस बार किसी मेटल की चीज को नगलने की बचे उल्टा ठीक अपने हाथों में रखी हुई शॉकिंगली मिट्टी को खाने की सोचती है। तो जहाँ पर हंटर के घर के अंदर आती ही कहीं ना कहीं उससे मिट्टी को खाने के बाद उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि हंटर वो देखते ही देखते पास आउट ही हो जाती हैं। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में रिची एंड उसकी होल फैमिली वो हंटर को लेकर उसको हॉस्पिटल लेके आए हुए होते हैं ताकि उसके पेट में ऑपरेशन करके वो मिट्टी निकाल सके। तो जहाँ पर जैसे तैसे ऑपरेशन के सक्सेसफुली खत्म होती ही डॉक्टर सबरीना वो रिची एंड उसकी फैमिली को एक बड़ी ही चौंका देने वाली खबर सुनाती हैं कि हंटर के पेट में पल रहा बच्चा जो कि पहले ऑपरेशन के दौरान जैसे तैसे हंटर के मेटल की चीजें खाने से सरवाइव कर गया था, बट अनफॉर्चुनेटली दूसरे ऑपरेशन के दौरान हंटर की मिट्टी खाने से शॉकिंगली उसका पेट में पल रहा बच्चा इन्फेक्शन के कारण वॉर्म के अंदर ही मर जाता है। तो जहाँ पर इसे दिल दहला देने वाली न्यूज को सुनते ही रिची वो अंदर ही अंदर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इसके मना करने के बावजूद भी हंटर उसने चीजों को खाना नहीं छोड़ा था। रिची वो सीधे अपने घर जाकर अपने लॉयर पीटर की मदद से डाइवोर्स पेपर बनवाकर हंटर को हमेशा के लिए डिवोर्स दे देता है। तो जहाँ पर हंटर को ऐसे डाइवोर्स देने के बाद सीन सीधा 1 साल बाद घूमकर सबसे पहले रिची के ऊपर ही फोकस होता है, जो कि उसने अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए हंटर से मूव ऑन कर अब किसी जूलिया नाम की लड़की से शादी कर ली थी, जो कि उसके साथ रिची अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहा था। बट अब वहीं बात करें हंटर की तो ये अपनी पत्नी रिची से तो छोड़ो अपनी चीजों की नकलने की आदत से ही मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, जिससे अब हंटर वो धीरे धीरे अपनी इस आदत के कारण खुद ही डिप्रेशन में जा रही थी। एंड बस हमारी ये मूवी एक अनसेटलिंग वे में एक लड़की के अजीबी आदत के साथ जिससे उसका घर ही बर्बाद हो गया था, जो कि उसका पति इन्हीं ही आदतों के चलते जिसके पास कोई चारा ही नहीं था, ना चाहते हुए भी उसको छोड़ के ही चले गया था। एंड उस आदत से अब वो पीछे ही नहीं छुड़ा पा रही थी। हंटर वो अब अपनी लाइफ को उससे ही बर्बाद होते हुए देख कुछ भी नहीं कर सकती थी। एंड बस फाइनली अजीबी तरीके से हमारी ये मूवी एक बिल्कुल ही अजीबी स्टोरी के साथ काइंड ऑफ अजीब तरीके से एक दरी एंड हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। वेल इस मूवी का सबसे पहला फैक्ट तो यही था कि ये मूवी को फिक्शन न होकर बल्कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस होती हैं, जो कि आज से ठीक 50 साल पहले सन 1963 के अराउंड किसी मारिया रोस नाम की लेडी से
ये मूवी इंस्पायर होती हैं, जो कि उनको भी चीज़ों को नगलना पसंद था। पहले बात करें इस मूवी के सेकेंड लास्ट फैक्ट के बारे में तो वो कुछ ऐसा था कि जैसा कि आप सभी को याद होगा कि हम सभी ने एक सीन के अंदर हंटर को प्रेग्नेंट देखा था। तो दरअसल वो कोई फेक प्रेगनेंसी न होकर बल्कि हेनली बेनेट जिन्होंने हंटर का कैरेक्टर निभाया था, वो रियल में ही इस मूवी के अंदर प्रेग्नेंट होती हैं, जो कि उनके हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि इस मूवी के डायरेक्टर कार्लो डेविस होते हैं। तो वेल दोस्तों, यही थी सोलो मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।